अच्छा 12 जीव विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर लेकर के आए हैं। पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, संपूर्ण जानकारी के साथ पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन होता है विकल्प वाला, ये 4 नंबर का होता है। एक एक नंबर के 4 प्रश्न इसमें होते हैं, विकल्प वाले, ऑप्शनल वाले या ऑब्जेक्टिव वाले। तो पहला है, इनमें से कौन पराग कण में पाए जाते हैं? कौन पराग कण में पाए जाते हैं? 2 नर युग्मक, 2 वर्धी कोशिकाएं तथा 1 जनन कोशा, 1 जनन कोशा व 1 नलिका कोशा, 1 नलिका कोशा तथा 1 नर युग्मक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा तीसरा, 1 जनन कोशा व 1 नलिका कोशा। देखिए अगर हम पराग कण को यहां पर बना लें इस तरह से, तो जब ये परागकण अंकुरित होता है तो यहां पर एक नलिका कोशा होता है या नलिका कोशिका होती है, जिसे वर्धी कोशिका भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? वर्धी कोशिका भी कहा जाता है। और इसके पीछे की तरफ एक जनन कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है। तो एक नलिका कोशिका और एक जनन कोशिका होती है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब बीजांड तक पहुंचता है, ये जब पराग नलिका, ये पूरी पराग नलिका है, जब ये बीजांड तक पहुंचती है तो वर्धी कोशिका जो होती है, जो नलिका कोशिका होती, समाप्त हो जाती है और जनन कोशिका 2 केंद्रकों में बढ़ जाती है, 2 नलिका में बट जाती है। फिर अगला है, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? जो एक परागकोश है, देखिए अगर हम परागकोश की अनुप्रस्थ काट को यहां पर बनाएं इस तरह से, अभी आपको पता चल जाएगा कि परागधानियां कितनी होती हैं। ये अनुप्रस्थ काट जैसे हमने बना लिया, यहाँ पर परागपुट या लघु बीजाणुधानी होंगी, जिसे परागधानी भी कहा जाता है। 1 2 3 4, और यहाँ पर ये जो कनेक्टिव वाला होता है, 1 2 3 4, ये है परागपुट, या फिर इन्हें ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहा जाता है, या फिर इन्हें ही परागधानी कहा जाता है, परागधानी कहा जाता है। तो संख्या कितनी होगी? 4 है, 1 2 3 4। और अगर पाली पूछा जाता परागकोश में तो 2, एक पाली ये पूरी, दूसरी पाली ये, तो पाली 2 होती हैं, लेकिन परागधानियों की संख्या 4 होगी। तो पहला वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है, जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? जौ के 200 दाने बनाने हैं, इसके लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए? तो देखिए दाने बनाना है, जो दाने हैं ये वास्तव में बीज होते हैं। दाने 200 बनाने हैं यानी बीज 200 बनाने हैं। और बीज कैसे बनेगा? जब निषेचन होगा। बीज कब बनेगा? जब निषेचन होगा। और निषेचन कैसे होगा है? नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो निषेचन होता है। अब नर युग्मक कितने चाहिए? क्योंकि 200 दाने बनाने हैं तो नर युग्मक कितने चाहिए? अब इसमें एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं या 4 नर युग्मक बनते हैं। तो 200 को कर दीजिए 4 से भाग, 200 को जब 4 से भाग कर देंगे तो ये नर युग्मक निकल आएगा, तो आ जाएगा 50 नर युग्मक चाहिए। और इसके बाद मादाएं होती हैं, ये गुरु बीजाणु होते हैं, तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं या 4 बीजांड बनते हैं, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल 1 बचता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक ही बचता है तो इसमें 200 बीज चाहिए, तो 200 गुरु बीजाणु चाहिए या बीजांड चाहिए, तो इसमें 200 हो जाएगा। इस तरह से 50 + 200 250 आ जाएगा। तो इसका आंसर सही होगा तीसरा, 250 अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। फिर अगला है, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। जन्मजात उपापचयी त्रुटि किसे कहा जाता है? इसमें से कौन सी है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, वर्णांतता, हीमोफीलिया, अरक्तता।
तो इसका आंसर सही होगा पहला, फिनाइलकीटोनुरिया जन्मजात उपापचयी त्रुटि होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1-1 नंबर का होता है और इसमें 5 प्रश्न होते हैं। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है 1-1 नंबर का होता है और 5 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला है, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। जो टाइफाइड बुखार होता है इसे कौन सा सूक्ष्म जीव उत्पन्न करता है? आपको बता दें, जो टाइफाइड है ये आंतों का बुखार होता है। आंतों का बुखार होता है जो टाइफाइड होता है, और एक जीवाणु होता है, जीवाणु के द्वारा ये हो जाता है। किस जीवाणु के द्वारा? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु जो होता है ये आंतों को संक्रमित करता है और फिर आंतों में बुखार पैदा करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा टाइफाइड बुखार उत्पन्न हो जाता है। फिर अगला है, जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? जीवाणु कोशिका है तो इसमें किस प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा? तो इसमें देखिए, आरंभी केंद्रक होता है। आरंभी केंद्रक जीवाणु कोशिका में आरंभी केंद्रक होता है या प्रोकैरियोटिक केंद्रक होता है, कह लीजिए। प्रोकैरियोटिक केंद्रक, आरंभिक केंद्रक कहो या प्रोकैरियोटिक केंद्रक कहो या जीन धार कह सकते हो। जीन धार केंद्रक या केंद्रका भी कहा जा सकता है। कई सारे इसके नाम होते हैं। फिर अगला है, मांसल फल का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें लिखा है मांसल फल का नामांकित चित्र, तो ये नाम नहीं होगा, कटा हुआ है कुछ। सही होगा, मांसल फल का नामांकित चित्र बनाइए। तो मांसल फल के नामांकित चित्र में आप कोई भी फल बना सकते हो। जैसे आम का बना दीजिए, इस तरह से आम बना दीजिएगा। सेब भी बना सकते हो, आम बना दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ये मांसल फल हो जाएगा। थोड़ा सा कटा हुआ भाग बनाएंगे, ये बाह्य फल भित्ति लिख देंगे, बाह्य फल भित्ति। ये मध्य फल भित्ति लिख देंगे। मध्य फल भित्ति गूदेदार होती है, खाने वाली होती है। और यहाँ पर अंतः फल भित्ति होगी, इसी के चारों ओर इस तरह से थोड़ा डॉटेड लाइन में बना दीजिएगा, ये अंतः फल भित्ति हो जाएगी। और फिर ये वाला बीज हो जाएगा। इस तरह से नामांकित कर देंगे। 1 नंबर का है, पूरा नंबर मिल जाएगा इतना चित्र बनाने से। फिर अगला है, पर परागण से लाभ का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। पर परागण का मतलब होता है कि जब एक पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। तो इसे लाभ बताना है, क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, इसमें जो संतति होती है, जो संतान उत्पन्न होती है, संतति में जीवन संघर्ष की अपार क्षमता होती है। अपार क्षमता होती है। पर परागण है, इसमें 2 अलग अलग पौधों में परागण होता है, इसलिए इसकी जो संतति होती है उसका जीवन संघर्ष जो होता है उसमें अपार क्षमता पाई जाती है। जीवन संघर्ष की अपार क्षमता विकसित हो जाती है। एक तो ये लिख देना, 1 ही नंबर का है, 1-2 लिख देना। नई जाति लिख दीजिए। नई जाति का या नई जातियों का विकास होता है। पर परागण से क्या होता है? नई जातियों का विकास होता है। 2 हो जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। फिर अगला है, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? चाहे तप्त स्थल कहे चाहे हॉट स्पॉट कहे, हॉट स्पॉट और तप्त स्थल एक ही बात होती है। तो तप्त स्थल क्या है? अब आपको बता दें, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पर जो जीव रह रहे हैं, चाहे जीव में जंतु हो चाहे पादप हो, जीव 2 प्रकार के हैं, जंतु और पादप। तो पृथ्वी पर जो जीव रह रहे हैं उनकी जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, इनकी जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, और इन दुर्लभ प्रजातियों की जहां पर घनी आबादी है, दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्र, घनी आबादी वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तप्त स्थल कहलाते हैं या हॉट स्पॉट कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर पादपों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्र हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहलाते हैं। जो दुर्लभ हैं, जो बिल्कुल खो रही हैं, खोने वाली ही हैं, ऐसी दुर्लभ प्रजातियों के जो क्षेत्र होते हैं जहां पर अधिक पाई जाती हैं इस प्रकार की दुर्लभ प्रजातियां, उन्हें क्षेत्रों को
तप्त स्थल कहा जाता है। ये मानवीय गतिविधियों के कारण नष्ट होने का इनका खतरा है, इसलिए उनको तप्त स्थल के रूप में घोषित किया गया है, उनको संरक्षण के लिए। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन जो होता है 2-2 नंबर का होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन करने होंगे, आपको पांचों करने होंगे और 2-2 नंबर का होता है। तो पहला है, पराग कोश के पराग कण किससे भोजन प्राप्त करते हैं? जो पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं वे किससे भोजन प्राप्त करते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराग कोश के जो पराग कण होते हैं वो जो टेपिटम होती है, टेपिटम से भोजन प्राप्त करते हैं। बढ़ते हुए पराग कणों को टेपिटम से ही भोजन प्राप्त होता है, टेपिटम से ही पोषण प्राप्त होता है, भोजन कहो या पोषण कहो। देखिए प्रश्न पूछा गया था पराग कोश के परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं? तो टेपिटम से भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये टेपिटम कहाँ पाई जाती है? थोड़ा सा 2-3 वाक्य बढ़ा देना, कम से कम 2 नंबर का है तो 3-4 लाइनों का लिख देना। तो टेपिटम जो पराग कोश होता है उसके अनुप्रस्थ काट में जब दिखा देना कि अनुप्रस्थ काट काटी गई है तो उसके अंदर सबसे अंदर की लेयर होती है और इसके बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जिनसे लघु बीजाणु बनते हैं, तो उसके बाहरी वाली जो परत होती है उसे ही टेपिटम कहा जाता है। इतना लिख देना। फिर अगला है एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो आपको बता दें, जन्म से पूर्व, जब बच्चा जन्म ना हो, जन्म से पूर्व गर्भ के रोग निदान को एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। जन्म से पहले गर्भ के रोग निदान को ही एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। आपको बता दें, जैसे ये गर्भ है और यहाँ पर बच्चा मान लीजिए है तैर रहा है, तो इसके चारों ओर ये जो द्रव भरा रहता है इसे एमनियोटिक द्रव कहा जाता है। ये क्या होता है? एमनियोटिक द्रव होता है। और इस द्रव को क्या करते हैं कि इंजेक्शन सुई की सहायता से निकाल लिया जाता है। इस द्रव को इंजेक्शन सुई की सहायता से निकाल लेते हैं और निकाल करके इसका सैंपल ले लेते हैं। फिर इसका परीक्षण करते हैं कि इसमें कोई अपसामानता तो नहीं है, इस शिशु में, इस बच्चे में, इस भ्रूण में कोई अपसामानताओं तो नहीं है। यानी अपसामानताओं का अध्ययन करते हैं, जो अनुवांशिक बीमारी होती हैं उनका अध्ययन करते हैं कि कोई अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है, इसकी जांच की जाती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके गुणसूत्रों के माध्यम से भ्रूण के लिंग की जांच भी हो जाती है। भ्रूण के लिंग की जांच, लेकिन भ्रूण लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से लिख देंगे, 2 नंबर का है, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला है, असली फल तथा नकली फल में अंतर कीजिए। असली फल क्या होते हैं, नकली फल क्या होते हैं? देखिए प्रश्न को बहुत ही घुमा दिया गया है, असली फल और नकली फल, ताकि आप कर न पाए। तो असली फल क्या होता है? असली फल वास्तव में सत्य फल होते हैं। जो सत्य फल हैं उन्हें ही असली फल कहा जाता है। और जो नकली फल हैं वास्तव में जो असत्य फल होते हैं, जो असत्य फल होते हैं उन्हें ही नकली फल कहा जाता है। असत्य फलों को आभासी फल भी कहते हैं, आभासी फल भी कहा जाता है असत्य फलों को। तो असली फल सत्य फल, नकली फल असत्य फल या आभासी फल या कूट फल कहलाते हैं। कूट फल, कई सारे इसके नाम होते हैं। अब कहा गया है कि इसमें अंतर लिखिए। तो देखिए जो सत्य फल होते हैं या जो असली फल होते हैं, जैसे ये फूल है, यहाँ पर छोटा सा फूल बना देते हैं, जैसे ये फूल है, तो जो बाहरी अंग भी बना देते हैं। तो जो सत्य फल होते हैं वो पुष्प के अंडाशय से विकसित होते हैं। जो अंडाशय होता है पुष्प का, ये वाला भाग, सत्य फल पुष्प के अंडाशय से विकसित होते हैं, वो सत्य फल कहलाते हैं या असली फल कहलाते हैं। ऐसे फल जो पुष्प के अंडाशय से विकसित होते हैं उन्हें ही सत्य फल या असली फल कहा जाता है। जबकि नकली फल क्या है? तो ऐसे फल जो पुष्प के अंडाशय से विकसित ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। पुष्प के अंडाशय से विकसित नहीं हुए, अंडाशय से जिनका विकास नहीं होता है, अंडाशय से विकसित नहीं होते हैं, उन्हें असत्य फल कहा जाता है, असत्य फल कहते हैं। पुष्प के अंडाशय से विकसित ना हो बल्कि पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित हो, उन्हें ही नकली फल कहा जाता है। तो असली फल और नकली फल में अंतर ये होगा। फिर अगला है, असंग जनन को परिभाषित कीजिए। असंग जनन यानी एपोमिक्सिस क्या होती है? तो आपको बता दें, जब संयुग्मन न हो,
संयुग्मन ना हो, संयुग्मन यानी निषेचन ना हो, और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, संयुग्मन भी ना हो, अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, लेकिन फिर भी नया जीव बन जाए तो उसे असंग जनन कहा जाता है। बिना संयुग्मन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए जीव का निर्माण हो जाए, नया पौधा बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। फिर अगला है बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। बहुभ्रूणता क्या होती है ये बताना है। तो जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। और इसकी खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सन 1719 ईस्वी में संतरे में की थी। और जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं ये उसकी विशेषता होती है। फिर देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ये 3-3 नंबर का होता है। अब इसमें कम से कम आपको आधा पेज लिखना ही लिखना होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। तो पहला है मानव के शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मानव का जो शुक्राणु होता है अगर ऊपर के भाग को हम लें तो चम्मच की आकृति जैसा होता है। गर्दन जो होती है, जो मध्य खंड होता है थोड़ा सा मोटा, और इसके बाद पूंछ होती है। तो ये वाला जो भाग है इसे सिर कहा जाता है, ये सिर है। ये वाला जो भाग है इसे गर्दन या मध्य खंड लिख दो, मध्य खंड कहा जाता है। ये पूंछ होती है। अब इसमें यहाँ पर केंद्रक होता है, ये केंद्रक है। ये यहाँ पर आगे की ओर एक्रोसोम होता है जो गाल्जी काय का बना होता है, यही अंडे से जाकर के टच करता है, ये एक्रोसोम होता है। इसके मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो इतना सारा सबको लिख देंगे, 3 नंबर का है, आपको प्राप्त हो जाएंगे। अच्छे से नामांकन करना, अच्छे से चित्र बनाना। फिर अगला है, फिर दूसरा है युवा परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। युवा यानी कि अपरिपक्व परागकोश। तो हमारे चरण में परिपक्व और अपरिपक्व दोनों परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र पड़ा हुआ है। फिलहाल आपको जल्दी से बनाकर यहाँ दिखा देते हैं। देखिए युवा परागकोश की अनुप्रस्थ काट का इस तरह से आप चित्र बना देना। अगर इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये रेखीय चित्र है। कोशिकीय चित्र में यहाँ पर कोशिकाएं पहले बाह्य भित्ति हो जाएगी, बाह्य भित्ति के बाद में फिर एंडोथीसियम वाली परत हो जाएगी, और इसके बाद फिर मध्य स्तर वाली 3-4 लेयर होती हैं। इसके बाद में फिर टेपिटम होती है। इस तरह से बना देंगे और कार्य हो जाएगा आपका, नामांकन कर देना। फिर अगला है मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो ये कोर्स से हटा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। फिर अगला है परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परिवार नियोजन किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों की संख्या सीमित रखकर परिवार को नियोजित करना, परिवार को नियोजित करना ही परिवार नियोजन है। परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। और परिवार नियोजन की 2 स्थायी विधियां हैं, 2 स्थायी विधियां हैं। कौन कौन सी अगर कहा जाए तो वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी, और दूसरी कौन सी है, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ये परिवार नियोजन की 2 स्थायी विधियां हैं। अब वैसेक्टोमी में क्या होता है कि ये पुरुष की नसबंदी होती है, पुरुष की नसबंदी है। और जो ट्यूबेक्टोमी है ये स्त्री की नसबंदी होती है, या नलबंदी भी कहा जाता है। ये स्त्री की नसबंदी होती है, वो पुरुष की। तो वैसेक्टोमी किसे कहते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि पुरुष की शुक्रवाहिनी को ऑपरेशन के द्वारा काट कर बांध दिया जाता है। जो वैसेक्टोमी है इसमें पुरुषों की जो शुक्रवाहिनियां होती हैं, देखिए इस तरह से जो शुक्रवाहिनियां होती हैं इनको ऑपरेशन के द्वारा काट कर बांध देते हैं, इसे ही वैसेक्टोमी कहते हैं। जबकि ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जो स्त्री की फैलोपियन नलिका होती हैं, जैसे ये गर्भाशय है और ये इस तरह से,
तो जो यहाँ पर अंडाशय है, तो ये स्त्री की फैलोपियन नलिका को ऑपरेशन के द्वारा काटकर बांध दिया जाता है, तो इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो इनके बारे में सारा डिटेल बता देना, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ये भी 3-3 नंबर का होता है, लेकिन 4 नंबर वाला जो 3-3 का है उससे ज्यादा इसमें लिखना होता है। फिर है पहला, डीएनए अंगुली छापी का विवरण दीजिए। देखिए डीएनए अंगुली छापी क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही डीएनए अंगुली छापी कहा जाता है। चाहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हो, चाहे डीएनए अंगुली छापी का हो, चाहे डीएनए प्रोफाइलिंग कह दो, डीएनए प्रोफाइलिंग भी इसे ही कहा जाता है। डीएनए टाइपिंग भी इसे ही कहा जाता है। डीएनए टाइपिंग भी इसे ही कहते हैं। तो कई सारे इसके नाम होते हैं। वास्तव में इसमें होता क्या है, तो इस तकनीक के माध्यम से, इसके माध्यम से किन्हीं दो व्यक्तियों के डीएनए में अंतर को पहचाना जाता है। यानी डीएनए अंगुली छापी या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग के माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से किन्हीं 2 लोगों के या किन्हीं 2 व्यक्तियों के डीएनए में जो अंतर होता है उसको पहचाना जाता है या अंतर को देखा जाता है। यानी रिपीटेटिव सीक्वेंस को पहचाना जाता है और उसमें क्या होता है, VNTR को पहचाना जाता है। अगर आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर पूरा वीडियो अच्छे से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में जाइए, देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चित्र सहित मैंने समझाया हुआ है। अगर इसके उपयोगों की बात करें तो अपराधियों को पकड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। जो अपराधी होते हैं, अपराधियों को पकड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। अपराधियों को पहचानने में इसका उपयोग किया जाता है। और पितृत्व विवाद में जैसे कोई नहीं मान रहा कि हमारा लड़का है, कोई लड़का नहीं माना कि हमारा, तो इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। और ऐसे ही कई सारे विवादों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। इतना सारा लिखना पड़ेगा। फिर अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक, तो ये कोर्स से हटा हुआ, इसको हटा देते हैं। फिर अगला है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वास्तव में इन्हें प्रतिबंधन एंजाइम कहा जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम कहा जाता है, चाहे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहो चाहे प्रतिबंधन एंजाइम कहो, जिसमें मेन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। मेन क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये क्या कार्य करता है? ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये जो डीएनए होता है, डीएनए को विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों पर काटता है। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है, विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों पर काटता है। और अगर इसके उदाहरण पूछे जाएं 1-2, तो देखिए ई कोर आई, अब बता दीजिए। हिंद थर्ड बता दीजिए। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के उदाहरण हैं। और आपको बता दें कि इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, क्योंकि ये अणु को काटता है, इसलिए इसे आणविक कैंची भी कहते हैं, रासायनिक चाकू भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। और इसकी खोज आर्बर ने की थी। इसकी खोज किसने की? तो आर्बर ने की थी। और आपको बता दें ये विशेष एंजाइम कहां से आता है? तो ये विशेष एंजाइम जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया अपनी आत्मरक्षा के लिए या वायरल डीएनए की सुरक्षा के लिए बनाता है। जो बैक्टीरिया है ये अपनी आत्मरक्षा के लिए या वायरल डीएनए से आत्मरक्षा के लिए इसका निर्माण करता है। इतना लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं, उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो पर्यावरण वाला चैप्टर है ये हटा हुआ है, तो ये कोर्स से हटा हुआ है, इसको हटा देते हैं। देखिए अगला है 6 नंबर का क्वेश्चन। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है ये भी 3-3 नंबर का होता है, लेकिन जितना आपने 5 नंबर वाले में लिखा है उससे इसमें ज्यादा लिखना होता है। तो
जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम लिखिए और इसके संरक्षण के उपाय बताइए। देखिए 6 नंबर में कुल 4 प्रश्न होते हैं और 5 नंबर में भी 4 प्रश्न होते हैं और 3-3 नंबर का होता है। तो पहला है जैव विविधता के मुख्य घटक कौन से हैं, इनके संरक्षण के उपाय। देखिए चाहे घटक कहे, चाहे घटक कहे, चाहे स्तर कहे, वही बात है। तो जैव विविधता के 3 मुख्य स्तर होते हैं। कौन सा? पहला तो आनुवांशिक स्तर, आनुवांशिक घटक हो जाएगा या आनुवांशिक स्तर हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा जातीय हो जाएगा, जातीय, जातीय विविधता आप कह सकते हैं, विविधता लिख दीजिए, इसको भी विविधता कर दीजिए। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा पारिस्थितिक, पारिस्थितिक विविधता। तो आनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं और जातीय स्तर पर जो विविधताएं मिलती हैं उन्हें जातीय विविधता कहा जाता है और पारितंत्र स्तर पर जो विविधता मिलती है उसे पारितंत्र या पारिस्थितिक विविधता कहा जाता है। तो ये घटकों के नाम हो जाएंगे। फिर कहा है कि इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। तो देखिए जैव विविधता के संरक्षण की 2 विधियां मुख्य, वही बता दीजिए। स्वास्थाने संरक्षण, स्वास्थाने संरक्षण, और दूसरा बता दीजिए बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो स्वास्थानीय संरक्षण में जैसे कोई जंतु है, कोई पेड़ है, पौधा है, तो जंतु या पेड़ पौधों को या कह लीजिए जीवों को जहां पर वे रह रहे हैं उसी स्थान पर उनको संरक्षण दिया जाए तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में जब जंतु या पेड़ पौधों को या जीवों को वो जहां पर रह रहे थे वहां से अलग ले जाकर के संरक्षित किया जाता है तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। पूरा उदाहरण सहित समझा देना और आपको 3 नंबर मिल जाएगा। फिर अगला है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन कौन सी है? मनुष्य में अनुवांशिक विकार और सेंट्रल डोगमा। तो देखिए आपको बता दें, जो मानव है, मानव में 2 प्रकार के अनुवांशिक विकार होते हैं। 2 प्रकार के अनुवांशिक विकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के हैं? तो पहला मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन विकार होता है और दूसरा कौन सा विकार होता है? क्रोमोसोमल विकार, क्रोमोसोमल विकार। ये 2 प्रकार के विकार मनुष्य में पाए जाते हैं, मेंडेलियन विकार और क्रोमोसोमल विकार। अब ये जो मेंडेलियन विकार ये क्या होता है? तो ये विकार एकल जीन, ये जो विकार होते हैं एकल जीन के उत्परिवर्तन से होते हैं, उत्परिवर्तन से पैदा होते हैं। जो मेंडेलियन विकार हैं ये एकल जीन के उत्परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होते हैं और जो क्रोमोसोमल विकार हैं ये विकार गुणसूत्रों में संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। यानी जो मेंडेलियन विकार हैं ये एकल जीन के उत्परिवर्तन से, जो क्रोमोसोमल विकार हैं ये गुणसूत्रों में जो संख्या में कमी से या संख्या में परिवर्तन से, कह दीजिए, कमी ना कहिए क्योंकि कभी बढ़ भी जाते हैं, संख्या में, गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्रोमोसोमल विकार कहते हैं। एकल जीन में जब उत्परिवर्तन होता तो उसे मेंडेलियन विकार कहा जाता है। और ये जो मेंडेलियन विकार है ये दैहिक विकार होते हैं या लिंग संलग्न विकार होते हैं। दैहिक विकार या लिंग संलग्न विकार कहा जाता है। तो आपको बता दें कि इसमें कौन कौन से विकार आएंगे मेंडेलियन विकार में। देखिए इसमें आप लिख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया लिख दीजिए। ऐसे ही फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाएगा, ऐसे ही वर्णांधता हो जाएगा, ऐसे ही हीमोफीलिया हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं? मेंडेलियन विकार होते हैं। जबकि क्रोमोसोमल विकार में जितने भी सिंड्रोम आते हैं, सभी सिंड्रोम, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे वो टर्नर सिंड्रोम हो, चाहे वो एडवर्ड सिंड्रोम हो, जितने भी प्रकार के सिंड्रोम होते हैं वो सभी सिंड्रोम क्रोमोसोमल विकार में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये है सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। इसे ही सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण सेंट्रल डोगमा कहलाता है। और आपको बता दें, जब डीएनए से डीएनए बनता है, जब डीएनए से डीएनए बनता है
तो इसे क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है या द्विगुणन कहा जाता है। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, और डीएनए से आरएनए बनना इसे क्या कहते हैं? इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। और जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है, ट्रांसलेशन यानी अनुवादन कहा जाता है। तो समझ गए ना, सेंट्रल डोग्मा क्या है? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने को ही सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। आपको बताया ये भी कि जब डीएनए से डीएनए बन रहा है तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बन रही है तो ट्रांसलेशन। और ये पूरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसको अगर समझना चाहते हैं कि रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है और ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है जैव उर्वरक किसे कहते हैं? खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो जैव उर्वरक क्या है आपको बता देते हैं। देखिए, जो जैव उर्वरक होते हैं, जैव उर्वरक जो होते हैं मृदा की उर्वरता और पोषक गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, जो जैव उर्वरक हैं ये मृदा की उर्वरता और पोषक गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। जैसे अगर कहा जाए तो जैसे राइजोबियम जीवाणु, ये कहाँ पाया जाता है? तो राइजोबियम जो है ये मृदा में पाया जाता है, और जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में बैठा रहता है। दलहनी पौधों की जो जड़ ग्रंथियां होती हैं, इन जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा तक लाता है या मृदा में संरक्षित करता है, इस तरह कह लीजिए। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में नास्टाक है, एनाबिना है, आस्लेटोरिया है, एजोटोबैक्टर है, और ये सब क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को यौगिकों में चेंज करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं। फिर अगला है किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या होती है? तो आपको बता दें, जो रेड डाटा बुक है, जो विलुप्तता की कगार पर जीव जंतु हैं, उनके नाम इसमें लिखे गए हैं, उनके नाम इसमें, या कह लीजिए कि उनकी लिस्ट है, एक तरह से उनकी लिस्ट बनाई गई है ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। कौन कौन से विलुप्तता के कगार पर हैं, उनके नाम लिखे गए हैं, कहाँ पर हैं, कितने हैं, पूरा डिटेल इसमें बताया गया है। तो उसे ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसे रेड लिस्ट भी कहते हैं, रेड लिस्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह से इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला है परजीविता किसे कहा जाता है? परजीविता क्या है? तो देखिए, जो परजीवी है, इसमें परजीविता में परजीवी और पोषक दो होते हैं, यानी कि ये किन्हीं दो जीवों के बीच की ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया होती है। जो परजीविता है, किन्हीं दो जीवों के बीच की ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है। ये है परजीवी, ये है पोषक। तो इसमें होता क्या है कि परजीवी अपना भोजन पोषक से लेता है, परजीवी अपना भोजन पोषक से लेता है। तो इसमें परजीवी को तो लाभ, लेकिन पोषक की हानि होती है। परजीवी अपना भोजन पोषक से लेता है तो परजीवी को लाभ हो जाता है, लेकिन पोषक की हानि हो जाती है। जैसे तने पर पूर्ण परजीवी, तने पर पूर्ण परजीवी अमरवेल होता है, अमरवेल। तो अमरवेल को तो लाभ होता है, लेकिन तने की हानि हो जाती है, क्योंकि उसने जो भी खाद्य पदार्थ नीचे से लिया है जड़ों के द्वारा हिस्सा। फिर अगला है भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने पर दलहनी पौधों का योगदान। तो अभी देखिए, नाइट्रोजन का फिक्सेशन वाला मैंने बताया है, उसी तरह से इसमें भी होगा। जो राइजोबियम जीवाणु होता है, ये मृदा की गुणवत्ता को बढ़ा, मृदा में नाइट्रोजन को लाता है और भूमि में दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो पूरा ही बता देंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप देखिए, जो 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, 7, 8 और इसके बाद 9 नंबर, ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन 3 पेज में लिखने होंगे और चित्र जरूर बनाना होगा, चित्र भी अवश्य बनाना होगा।
तो जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 3 होते हैं और तीनों में लगभग अथवा लगा होता है, 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, इस तरह से करना होता है। तो 7 नंबर में पहला है गुरु बीजांड जनन क्या है? आबिद बीजी पुष्प में युग्मक जनन से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन कीजिए। देखिए ये गुरु बीजांड है, लेकिन इस बार 2024 में लघु बीजांड जनन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लघु बीजांड जनन आ सकता है परीक्षा में। तो गुरु बीजांड जनन क्या है? आबिद बीजी पुष्प में युग्मक जनन से लेकर बीजांड बनने के विकास तक का वर्णन कीजिए। तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहे देख लीजिए। गुरु बीजांड जनन यानी कि बीजांड के बनने की प्रक्रिया बताई गई है। अगला है स्त्री के प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो एक केवल नामांकित चित्र ही नहीं बनाना है, इसका वर्णन भी करना है, क्योंकि 5 नंबर का है। तो इस तरह से स्त्री के प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र आप बना दीजिएगा और फिर उसका एक एक भाग का वर्णन कर देना। इस तरह से नामांकित चित्र बन जाएगा और उसके भागों का वर्णन कर दीजिए। ये है अंडाशय हो जाएगा, ये अंडाशय यानी ओवरी है, ये अंडवाहिनी है यानी फैलोपियन नलिका है, ये गर्भाशय हो जाएगा, यहाँ पर योनि हो जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्विनिषेचन। द्विनिषेचन किसे कहा जाता है? देखिए आपको समझा देते हैं। जैसे भ्रूणकोश है, यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक होता है, ये सहायक कोशिकाएं, ये अंड कोशिका होती है। तो जैसे इधर से पराग नलिका आई तो पराग नलिका में 2 नरयुग्मक होते हैं। जब ये दोनों नरयुग्मक यहाँ पर स्वतंत्र हो जाते हैं, भ्रूणकोश में स्वतंत्र हो जाते हैं, तो एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है, तो इसे निषेचन कहते हैं। जब एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित हुआ तो इसे निषेचन कहते हैं, और दूसरा नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है, इसे त्रिसंलयन कहते हैं। क्योंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। तो द्विनिषेचन की परिभाषा समझ में आई। जब एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तो इसे निषेचन कहा, और फिर दूसरा वाला नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक के द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है। चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। तो पूरा सब डिटेल बनाकर लिख देंगे। फिर अगला है वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार क्या होता है? देखिए जो नगरों का जल होता है, नगरों से बहकर जो जल आता है, उस जल में जब अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से? जैसे कूड़ा करकट है, पशुओं का मल है, या मनुष्य और पशुओं का मल मूत्र है, मल मूत्र मिल जाता है, कुछ ठोस कागज वगैरह भी मिल जाते हैं, और भी कई पदार्थ मिल जाते हैं, तो उसे वाहित मल कहा जाता है। और इसका उपचार 3 चरणों में किया जाता है। प्राथमिक उपचार में उसको निस्यंदित किया जाता है, छाना जाता है, और दूसरे उपचार में सूक्ष्म जीवाणुओं को प्रवाहित किया जाता है, सूक्ष्म जीवाणु को द्वारा किया जाता है, और तीसरा उपचार रासायनिक उपचार होता है। फिर अगला है निमोनिया की रोकथाम कैसे करेंगे। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित फलों में अंतर कीजिए। फली तथा लोमेंटम में अंतर बताना है, अस्थिल पर और बिदुल पर। देखिए फल का पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर हमारे में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मनुष्य में निषेचन। मनुष्य में निषेचन कैसे होता है? तो वही गर्भाशय वाला चित्र बना करके उसमें निषेचन क्रिया को दर्शाना होगा। फिर अगला है सहज और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो सहज प्रतिरक्षा वास्तव में जन्मजात प्रतिरक्षा है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो बाहर से हमें टीकाकरण के माध्यम से दी जाती है, उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में तुरंत आ जाएगा। और फिर अगला है आनुवांशिक कोड। तो ये इस बार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है, और सहज और निष्क्रिय प्रतिरक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।